बहुत बढ़िया चैप्टर है जेबीएस हेल्डेन के द्वारा लिखा गया है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब किसी भी चीज़ को देखने का जो वैज्ञानिक नज़रिया होता है, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं और किसी भी चीज़ को एक साइंटिस्ट देखता है, तो दोनों के किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को देखने का जो नज़रिया होता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अलग होता है। एक ही चीज़ को कई लोग देखते हैं और उसी एक चीज़ को कई लोग देखने के बाद कई तरह से उसका वर्णन करते हैं। उसी तरह जब किसी चीज़ को साइंटिस्ट देखता है तो उसका वर्णन वो अलग तरीके से करता है। ये चैप्टर तो है बिहार बोर्ड क्लास 11th का, लेकिन आप लोग भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं क्या कहना चाहते हैं जेबीएस हेल्डेन। बहुत बढ़िया राइटर हैं, अच्छे से पढ़ते हैं इस चैप्टर को। पहले इनके बारे में समझते हैं। जॉन बर्डॉन सैंडरसन हेल्डेन, जेबीएस हेल्डेन, जिनका जन्म 1892 में और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी, वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस। वे एक बहुमुखी प्रतिभावान थे। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब होता है जिसमें एक व्यक्ति के अंदर कई सारी कलाएं हो, बहुत सारी कला हो, तो उसे वर्सेटाइल कहा जाता है। और जीनियस का मतलब होता है प्रतिभावान, जिसके अंदर में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, कोई ना कोई टैलेंट होता है, उसे जीनियस कहा जाता है। तो वो एक वर्सेटाइल जीनियस थे, बहुमुखी प्रतिभावान थे, मतलब उनके अंदर कई सारी कलाएं थी। ही स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन। उन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषाएं पढ़ी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एंड देन वेंट टू लंदन, और तब वो लंदन, उसके बाद लंदन चले गए टू डू रिसर्च इन जूलॉजी। उसके बाद वो लंदन जा कर के, क्यों चले गए लंदन, क्या करने के लिए? रिसर्च इन जूलॉजी। जूलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणियों के बारे में जो स्टडी की जाती है, अध्ययन की जाती है, वो अध्ययन करने के लिए वे चले गए लंदन। He was interested in a variety of subjects. वे, उनकी जो इंटरेस्ट थी, उनका जो रुचि था, वो ही वॉज इंटरेस्टेड, वे उनकी रुचि थी किसमें? वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों की पढ़ाई में उनकी रुचि थी। एंड एट डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग समय पर, हेल्ड सच पोस्ट्स एज, और उन्होंने कई सारे पोस्ट भी, उन्हें कई सारे पद भी मिले थे, जैसा कि रीडर इन बायोकेमिस्ट्री। वो बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है, जीव रसायन, जीव के अंदर में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में वो रीडर थे, वो पढ़ते थे। इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स इन लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन यूनिवर्सिटी में ये जेनेटिक्स जो है, जो जेनेटिक्स का मतलब होता है वंशवाद, वांशिक, आनुवांशिक जो कुछ गुण लोगों के अंदर में आ जाते हैं, उनके पिता के पिता का जो गुण होता है वो वंशानुगत आता रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। तो वो लंदन यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है, इसके प्रोफेसर थे, रह चुके थे अलग अलग समय पर, एक ही समय पर नहीं, अलग अलग समय पर। प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट द रॉयल इंस्टीट्यूट। रॉयल इंस्टीट्यूट में वे साइकोलॉजी के प्रोफेसर रह चुके थे। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, किसी के मन की बात को जानना, ये साइकोलॉजी कहलाता है। वो इसके भी प्रोफेसर रह चुके थे। एंड प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। वे कोलकाता में वो स्टैटिक्स सब्जेक्ट के प्रोफेसर रह चुके थे। उस इंस्टीट्यूट का, उस संस्था का नाम था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक, जो कलकत्ता में था। वे वहाँ पर प्रायिकता, स्टैटिक्स का मतलब होता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता के वो प्रोफेसर रह चुके थे। इन एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच, एक बार जब उन्होंने अपना किसी ने उनका बायोग्राफी लिखा, या ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद के द्वारा, खुद के बारे में लिखी गई किताब जो होती है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल स्केच का मतलब होता है, वैसे तो मतलब होता है जैसे पेंसिल से कोई किसी का चित्र बनाता है तो उसे स्केच कहा जाता है, रेखा चित्र। तो इन्होंने जब अपना जो है ऑटोबायोग्राफी लिखा था, ही वंस सेड, उन्होंने एक बार कहा था दैट कि ही न्यू 11 लैंग्वेजेस,
कि वो 11 भाषाएं जानते हैं। हेल्डेन वॉज अ मार्क्सिस्ट, वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? आप लोगों ने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। वो मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो है कि वे लोग बेकार की चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। वे लोग साइंटिफिक, जिसमें साइंटिफिक कोई रीज़न रहता है, साइंस ने जिस चीज़ को सच साबित कर दिया है वे उसमें विश्वास करते हैं। वे पूजा पाठ etc इत्यादि में विश्वास नहीं करते। तो वे एक मार्क्सिस्ट थे एंड यूज्ड टू कंट्रीब्यूट आर्टिकल्स, और वे आर्टिकल्स भी लिखते रहते थे। आर्टिकल का कंट्रीब्यूशन, योगदान करते रहते थे। कहाँ पर आर्टिकल लिखते थे? टू द मार्क्सिस्ट डेली वर्कर, ये एक न्यूज़पेपर का नाम था, उसमें वो अपना आर्टिकल भी लिखते रहते थे। देख लिए वो कितना काम करते थे। इतना गुण किसी व्यक्ति के अंदर में होना बहुत बड़ी बात है। ऑन साइंटिफिक टॉपिक्स, किसी भी साइंटिफिक टॉपिक पर, अगर कोई साइंटिफिक टॉपिक है तो वो उस पर मार्क्सिस्ट डेली वर्कर न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल छापते रहते थे। रिटेन इन अ स्टाइल, वो रिटेन इन अ स्टाइल विच इवन अ पर्सन विद एवरेज एजुकेशन कुड अंडरस्टैंड, और इस स्टाइल में वो लिखते थे। इस स्टाइल में उनका लेख होता था, आर्टिकल होता था, जिसे इवन अ पर्सन विद एवरेज एजुकेशन, साधारण शिक्षा वाला व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम एवरेज एजुकेशन जिसके पास है, वो भी इसे आसानी से समझ सकता था। कुड अंडरस्टैंड, समझ सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती उसे। वो इस तरह से लिखते थे कोई भी आर्टिकल्स। हिज वर्क्स इंक्लूड, उनकी जो काम है, काम का मतलब उनकी कुछ किताबें जिनका नाम है डाइडेलस और साइंस एंड द फ्यूचर, पॉसिबल वर्ल्ड्स, साइंस एंड इथिक्स एंड द इनइक्वालिटी ऑफ मैन। जो इनइक्वालिटी ऑफ मैन जो है वो किताबें, ये सारी किताबें उन्होंने लिखी। और आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर भी इसी बुक से लिया गया है, द इनइक्वालिटी ऑफ मैन से। ठीक, ये किताब का नाम है, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। फ्रॉम विच द प्रेजेंट एसे इज टेकन, इसी किताब से ये प्रेजेंट एसे जो है, लेख है, वो लिया गया है। इन दिस एसे, इस एसे में हेल्डेन एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए, टू एडॉप्ट द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट्स, मानव जाति के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना क्यों जरूरी है। किसी भी चीज़ को देखने का जो वैज्ञानिक नज़रिया होता है वो अपनाना किसी भी व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका वो वर्णन करते हैं। ही राइट्स इन एन इंफॉर्मेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल, वे जो लिखते हैं, ही राइट्स, वो लिखते हैं इन एन इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है सूचना प्रदान करने वाला। ऐसा लेख लिखते हैं जिससे आपको कुछ सूचनाएं भी मिलती है, अच्छी अच्छी बातें भी पता चलती हैं। एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल, और आपके जो सोच है, थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है आपके सोच को प्रोवोक करने वाला स्टाइल में वो लिखते थे। प्रोवोक करने का मतलब होता है उकसाना, आपके सोच आपको इस तरह से मजबूर कर देता है इनका लेख कि आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कुछ अलग, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो चलिए पढ़ते हैं क्या ये कहते हैं। बस ध्यान से सुनिएगा। ऐसे है उससे मतलब नहीं है, डिपेंड करता है कि उसे पढ़ा कौन रहा है, ठीक है, और आपके समझ में कितना आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके समझ में भी आएगा और मज़ा आएगा। कोई भी बोरिंग चीज़ अगर आपके समझ में आ रहा है तो वो पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। आप लोगों को बस मेरा छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और कुछ लिखिए कमेंट में, क्योंकि वीडियो देख करके छोड़ दीजिएगा, मुझे कुछ पता चलता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, ठीक है, आप भी कीजिए, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी, ठीक। और चैनल में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। और चैनल में जाइएगा तो मेरा एक और चैनल है ट्यूटोरियल प्लानेट 2.0, उसे भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आप लोगों से इतनी तो आशा कर सकता हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता हूं बीच में पढ़ाते कि सब्सक्राइब कर दो, नहीं, बीच में एक बार मैंने बोल दिया, बस अब आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए,
साइंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो ऐसे है, चलिए समझते हैं इसे अच्छे से। साइंस अफेक्ट्स द एवरेज मैन एंड वुमेन इन टू वेज ऑलरेडी। साइंस ने आदमी और औरत, मेरा पेन जहाँ जहाँ जाएगा आप उस मीनिंग को भी देख सकते हैं, उस हिसाब से मैं मीनिंग बताऊंगा। ठीक, साइंस प्रभाव डालता है किस पर? मैन एंड वुमेन, मनुष्य मतलब इन मर्द और औरत दोनों पर, दो तरीके से। साइंस अफेक्ट्स द एवरेज मैन एंड वुमेन इन टू स्टाइल ऑलरेडी। साइंस ने मैन और वुमेन दोनों पर, जो एवरेज मैन है, जो एवरेज वुमेन है, जो सामान्य घर की महिलाएं जो होती है, घर के पुरुष होते हैं, उन दोनों पर दो तरीके से ऑलरेडी इफेक्ट डाल चुका है, प्रभाव डाल चुका है, डालता है। ही और शी, कोई पुरुष या कोई महिला, बेनिफिट्स बाय इट्स एप्लीकेशंस, इसके प्रयोग से, मतलब साइंस की जो चीज़ें हैं, जो साइंस की वस्तुएं हैं, जो साइंस का आविष्कार है, उसके एप्लीकेशन से, उसके प्रयोग से वो लाभ उठाते हैं। ड्राइविंग इन अ मोटर कार और ओमनी बस, वे एक मोटर कार में सफ़र करते हैं या किसी बस में सफ़र करते हैं या किसी बाइक पर सफ़र करते हैं। इंस्टेड ऑफ ए हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, हॉर्स ड्रॉन मतलब घोड़े के द्वारा खींचा गया, जिसे हम लोग तांगा कहते हैं। तांगा जो सवारी होता है, गाड़ी होता है, व्हीकल होता है, उस पर चलने के बजाय लोग मोटर कार और ओमनी बस में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं। अब पहले के ज़माने में क्या था कि लोग तांगे पे सफ़र करते थे तो समय ज़्यादा लगता था, अब तो समय ज़्यादा लगता नहीं है। ठीक, तो ये एक तरह से प्रॉफिट हुआ ना साइंस का। बीइंग ट्रीटेड फॉर डिजीज़ बाय ए डॉक्टर और सर्जन, उनका जो इलाज है, उनके रोगों का जो इलाज है, वो किसी डॉक्टर या किसी सर्जन, किसी डॉक्टर चिकित्सक या सर्जन, सर्जन का मतलब होता है चीर फाड़ करने वाला जो डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, वे, ठीक, या तो उनसे, इन दोनों से उनका इलाज किया जाता है। रैदर देन विच, किसी जादूगरनी से नहीं। पहले के ज़माने में लोग जब बीमार पड़ जाते थे, वे लोग झाड़ फूंक में विश्वास करते थे। किसी जादूगरनी के पास, किसी डायन के पास वे लोग जाते थे। आज भी देखते होंगे आप, आपके अगल बगल में जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे कुछ लोग डॉक्टर के भी पास ले जाते हैं और कुछ लोग उसका झाड़ फूंक करवाने के लिए भी ले जाते हैं। तो झाड़ फूंक करवाने से बेहतर है किसी डॉक्टर के पास ले जाना, अंधविश्वास दूर करना जरूरी है। तो ये लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, लोग सभी डॉक्टर से इलाज करवाते हैं जादूगरनी के बजाय। ठीक, विच मतलब होता है जादूगरनी। एंड बीइंग किल्ड विद एन ऑटोमेटिक पिस्तौल और अ शेल। अब देखिए कितना अच्छी बात, कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि लोग जो हैं अब मारे जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। किससे मारते हैं? ऑटोमेटिक पिस्तौल, जो ऑटोमेटिक पिस्तौल होता है, धाएँ 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 मार दिया, गोली, मर गया। और ए शेल, किसी बम से उड़ा दिया उसे। इससे मरते हैं और मारते हैं। इन प्लेस ऑफ ए डैगर और अ बैटल एक्स। अब लोग डैगर, जो डैगर चाकू होता था, उससे, या जो कुल्हाड़ी होती थी, उससे लोग एक दूसरे को नहीं मारते, वो ज़माना बीत गया। अब लोग सीधा ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं मारने और मरने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक तरह से साइंस का बेनिफिट है लोगों को कि खूब आराम से तुरंत मार दो किसी को भी। ठीक है, अब उसका आगे का परिणाम जो होता है ये अमानवीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन जब नाशे काल विनाशे बुद्धि, जब लोगों का नाश का पहर आता है तो बुद्धि जो है वो विनाश का रास्ता पकड़ लेती है। तो ऐसा हो जाता है उस वक्त। साइंस को आप जिस रूप में यूज़ करना चाहें, जिस रूप में इस्तेमाल करना चाहें, आप कर सकते हैं, अच्छाई के लिए भी और उसके विनाश के लिए भी। इट ऑल्सो अफेक्ट्स हिज और हर ओपिनियंस। जो साइंस है वो किसी मर्द या स्त्री का जो ओपिनियन है, जो उसकी सोच है, जो उसका विचार है, उसको भी प्रभावित करता है। ऑलमोस्ट एवरी वन बिलीव्स दैट, लगभग सभी लोग विश्वास करते हैं कि द अर्थ इज़ राउंड, अब पृथ्वी गोल है। एंड द हेवेंस नियरली एम्प्टी, और ये जो आसमान है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। द हेवेंस नियरली एम्प्टी का मतलब होता है ये जो आसमान है, ये जो स्वर्ग है, वो मतलब हेवेंस का मतलब आप यहाँ पर स्वर्ग मत समझ लीजिएगा। आसमान जो है वो अनंत है, खाली है पूरा। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, अब आगे पढ़ते हैं, मैं समझाऊंगा प्रयोग करके, मैं आपको सामने में दिखाऊंगा। इंस्टेड ऑफ सॉलिड,
पहले लोगों को लगता था कि आसमान जो है वो सॉलिड है। किस तरह से? जैसे कि मेरे पास देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले लोगों को लगता था कि ये जो है ये पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी ऐसी है, समतल है, मतलब यहाँ पे जाइएगा तो आप गुरक के लुढ़क के पृथ्वी के नीचे अनंत में गिर जाइएगा। लोगों का ऐसा विश्वास था, ठीक। लोगों को पता नहीं था कि जो पृथ्वी है वो नारंगी के समान है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, कोई पृथ्वी से गिर करके अनंत में नहीं जा सकता है, ठीक। लोगों को लगता था आसमान जो है वो इस बाटी की तरह है, ठीक, जो इसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर ऐसे पृथ्वी को उसने ढका हुआ है। मतलब ऐसा लगता था कि पृथ्वी से अगर कोई उड़ के ऊपर जाए तो इस आसमान से टकरा जाएगा, ऐसा लगता था लोगों को। ये पृथ्वी है और ठीक, और इसका अंत है ये इसके नीचे गए तो अनंत में डूब जाएंगे, गिर जाएंगे, और ऊपर उड़े तो इस ऊपर में ये जो आसमान का ये जो आसमान है वो सॉलिड है, ऊपर उड़ेंगे तो सीधा टकरा जाएंगे, क्योंकि आसमान ने पृथ्वी को इस तरह से ढक दिया है, ढका हुआ आसमान है इस तरह से। लोगों को ऐसा प्रतीत होता था। लेकिन आने वाले समय में साइंस ने प्रूव किया कि आसमान ऐसा नहीं है, आसमान अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है, एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सॉलिड, सॉलिड नहीं है। एंड वी आर बिगिनिंग टू बिलीव इन आवर एनिमल एंसेस्ट्री, और हम लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है कि हमारा जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे वो जानवर थे, वो हम लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो किसी बंदर की प्रजाति से इंसान की उत्पत्ति, मतलब इंसान जो है वो कन्वर्ट हो गया है जानवर से इंसान में। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वास्ट इम्प्रूवमेंट्स इन ह्यूमन नेचर, और इंसान के नेचर में बहुत विशाल इम्प्रूवमेंट, बहुत विशाल बदलाव इंसान के नेचर में, इंसान के सोच में, इंसान के प्रकृति में, इंसान के चाल चलन में, हर चीज़ में वास्ट इम्प्रूवमेंट, बहुत विशाल बदलाव संभव है बाय बायोलॉजिकल मेथड्स। और बायोलॉजिकल जो मेथड होता है मतलब किसी एक व्यक्ति के गुण को दूसरे व्यक्ति के गुण के साथ मिला देना, इसे बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब मतलब इस तरह से दो फूल को, दो अलग अलग फूल के पौधों को, दो अलग अलग फल के पौधों को, या एक जानवर किसी उन्नत किस्म के जानवर को किसी दूसरे किस्म के जानवर से मेल करा करके, ठीक है, एक नया किस्म निकाला जाता है। उसी तरह से अगर इंसान पर बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किया जाए तो इसमें भी बहुत विशाल परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इंसान के दिमाग में, इंसान में परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, क्योंकि इंसान जानवर से इंसान बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना परिवर्तन हुआ है। तो हो सकता है कि इंसान पर अगर कोई बायोलॉजिकल मेथड अपनाया जाए तो इंसान इससे भी ज़्यादा विकासकारी या इससे भी ज़्यादा विनाशकारी बन सकता है। अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है, ठीक है। इसके चक्कर में लगे हुए हैं लोग। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि फिल्म भी निकलता है स्पाइडरमैन या फिर बैटमैन, एंटमैन। क्यों? क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि इंसान अपने आकार को किस तरह से, अपने रूप रंग को किस तरह से बदल लेता है। अभी तो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन हो सकता है कि अगर बायोलॉजिकल मेथड अपनाया जाए तो ऐसा रियलिटी में भी संभव हो, लेकिन ऐसा होने में बहुत समय लगेगा। हम सबको इंतज़ार करना चाहिए, समय बताएगा सब कुछ। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। बट साइंस कैन डू समथिंग फार बिगर, लेकिन साइंस जो है वो कुछ अलग, बहुत बड़ा कर सकता है फॉर द ह्यूमन माइंड, इंसान के दिमाग के लिए, देन द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन सेट ऑफ बिलीफ्स फॉर अनदर। दूसरे व्यक्ति के लिए जो हम विश्वास रखते हैं अपने मन में, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के लिए जो विश्वास रखा जाता है, और सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, मतलब एक स्थान पर रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। प्रतिस्थापन मतलब स्थान बदलना, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो सेट ऑफ बिलीफ्स बना हुआ है, ये जो विश्वासों का जो एक ग्रुप बना हुआ है लोगों के दिमाग में, जो कोई एक खास जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, जो बैठा हुआ है, उसको चेंज किया जा सकता है, उस विश्वास को बदला जा सकता है। और द इनकल्केशन ऑफ सेप्टिसिज्म, या ये जो सेप्टिसिज्म का जो इनकल्केशन है, सेप्टिसिज्म का मतलब होता है मतलब संदेह या संदेह बोल सकते हैं आप,
जैसे शंका, शंका समझते हैं, शंका, संदेह, संशय, ये सब एक ही चीज़ है। उसकी जो भावना है, सेप्टिसिज्म की जो भावना है, संदेह की जो भावना है, इसको रिगार्डिंग एक्सेप्टेड ओपिनियंस, जो ओपिनियन एक्सेप्ट कर लिए जा चुके हैं इंसानों के द्वारा। आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है, इस पर मैं अगर डिस्कस करूं तो मैं कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा मैं बस इस बात को समझाने में मुझे लग जाएगा कि लोगों ने कौन कौन से विश्वास अपने दिमाग में बिठा लिए हैं। ये सारे अंधविश्वास जो आप देखते होंगे, जो आपको लगता होगा ये अंधविश्वास, अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, और आगे जब आप पढ़ेंगे और आपको और समझ आएगी, तब आप देखेंगे कि लोग किस तरह अंधविश्वास के पीछे पागल हुए हैं। तो उन अंधविश्वासों का जो बिलीफ का, जो अंधविश्वासों का जो सेट है, ग्रुप है, उसको बदला जा सकता है। इट कैन ग्रेजुअली स्प्रेड एमोंग ह्यूमैनिटी। ये जो है वो धीरे धीरे, साइंस जो है वो धीरे धीरे मानवता में फैलता जा रहा है, लोगों के बीच फैलता जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं अब कोई भी व्यक्ति ढोंगी बाबा पर विश्वास नहीं करता है। क्यों? हर धर्म में होते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, अलग अलग धर्मों में भी होते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है लोगों को। एज अ होल द पॉइंट ऑफ व्यू दैट, संपूर्ण रूप में अगर देखें तो नज़रिया ये है दैट प्रिवेल्स एमोंग रिसर्च वर्कर्स। ये जो साइंस है, साइंस का जो नज़रिया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सिर्फ रिसर्च वर्कर के बीच में ही फलता है, फूलता है, प्रचलित है। रिसर्च वर्कर मतलब जो साइंस पर रिसर्च कर रहे हैं, वही सिर्फ साइंटिफिक रीज़न, साइंटिफिक नज़रिए को, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको अच्छे से देख पाते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, नहीं तो दूसरा व्यक्ति उतना ध्यान नहीं देता है। एंड हैज़ इनेबल्ड अ फ्यू थाउजेंड मैन एंड अ फ्यू डजन वुमेन। और इस साइंस ने, उस रिसर्च वर्कर्स ने, और ये मतलब साइंस का जो अफेक्ट है, प्रभाव है, वो सिर्फ कुछ हज़ार लोगों में और कुछ दर्जन महिलाओं में ये इनेबल है, ये सक्रिय है। ये इसने मात्र कुछ हज़ार मर्दों को और कुछ दर्जन महिलाओं को इनेबल किया है, लायक बनाया है। किस लायक बनाया है? टू क्रिएट द साइंस, साइंस को क्रिएट करना, साइंस को बनाना, ऑन विच मॉडर्न सिविलाइजेशन रेस्ट्स, जिस पर आधुनिक सभ्यता रेस्ट करती है, जिस पर आधुनिक सभ्यता फलती फूलती है। इस बात को मात्र कुछ हज़ार लोगों और कुछ दर्जन महिलाओं ने ये इस प्रयास में लगे हैं। फॉर इफ़ वी आर टू कंट्रोल आवर ओन एंड वन अनदर्स एक्शंस एज we are learning to control nature, the scientific point of view must come out of the laboratory and be applied to the events of daily life। ध्यान से सुनिए। 4, मान लीजिए if, अगर we are to control our own and one others actions, अगर हम लोग खुद की और एक दूसरे के एक्शन को कंट्रोल करना सीख लें कि वो क्या कर रहा है, वो हम जो चाहे वो करेगा, ठीक है, वो एक्शन, एक दूसरे के काम को अगर कंट्रोल करना सीख लें, उसको नियंत्रित करना सीख लें, ठीक है। एज, जैसा कि वी आर लर्निंग टू कंट्रोल नेचर, जैसा कि हम लोग नेचर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है इंसान। और प्रकृति कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आती है। वो जब प्रकृति, नेचर होगा, जब जहाँ पर जो होना होगा वो होगा ही, लेकिन इंसान लगा हुआ है नेचर को कंट्रोल करने में, खुद का बादल बनाने में, खुद का पानी बनाने में, बहुत कुछ लगा हुआ है जो नेचर को बदल दे, ठीक है। तो क्या जो नेचर को कंट्रोल करने में हम लगे हैं, क्या इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट कम आउट ऑफ द लेबोरेटरी। अगर हम ऐसा चाहते हैं तब साइंटिफिक जो नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे लेबोरेटरी से, प्रयोगशाला से बाहर आना होगा, क्योंकि प्रयोगशाला में सिर्फ प्रयोग होता है। और ये जो नज़रिया है, साइंटिफिक नज़रिया, वैज्ञानिक नज़रिया, वो प्रयोगशाला से, वैज्ञानिकों के प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकल पाता है, लोगों के बीच नहीं आ पाता है। एंड बी अप्लाइड टू द इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ, और प्रतिदिन की ज़िंदगी में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को अप्लाई करना होगा, उसको लाना होगा डेली के लाइफ में। इट इज़ फुलिश टू थिंक दैट, ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण होगा कि द आउटलुक, ये जो बाहर का नज़रिया है,
विच हैज़ ऑलरेडी रिवॉल्यूशनाइज्ड इंडस्ट्री, जिसमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कल कारखाने, खेती, वॉर, युद्ध और मेडिसिन और दवाइयाँ, इन सब चीज़ों में जो क्रांति आई है, यही आउटलुक है। इन सब चीज़ों में जो क्रांति आई है विल प्रूव यूजलेस, ये सारे यूजलेस प्रूव करेंगे व्हेन अप्लाइड टू द फैमिली, जब फैमिली पर, किसी फैमिली पर इस चीज़ को अप्लाई किया जाएगा तब। द नेशन और द ह्यूमन रेस, देखिए ध्यान से सुनिए, फिर से समझाता हूँ। जब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को किसी परिवार पर, किसी नेशन पर या ह्यूमन रेस या मानव समाज पर अप्लाई किया जाएगा तो ऐसा पता चलता है कि ये सारे जो अप्लाई है, साइंटिफिक नज़रिया, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जब इन चीज़ों पर अप्लाई किया जाएगा तो ये यूजलेस प्रूव होगा। ये क्या होगा? यूजलेस प्रूव होगा, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक जो साइंस है वो सिर्फ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वार और मेडिसिन में ही कुछ अलग कर सकता है। साइंस का जो इफ़ेक्ट है, साइंस का जो प्रभाव है, वो फैमिली, राष्ट्र, परिवार, देश और मानव समाज पर भी साइंस का इफ़ेक्ट अलग तरीके से किया जा सकता है, उसका प्रभाव डाला जा सकता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट, ये जो तथ्य है, इस तथ्य के विकास की जो भावना है, साइंटिफिक जो तथ्य है, इस तथ्य के विकास की जो भावना है, इज ओपनिंग द डोर टू इन्यूमरेबल फॉल्स प्रोफेट्स हु आर एडवर्टाइजिंग देयर ओन पेट थ्योरीज इन सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? दरवाज़ा खोल रही हैं। किसके लिए दरवाज़ा खोल रही हैं? टू इन्यूमरेबल फॉल्स प्रोफेट, जो झूठे पैगंबर हैं, मतलब जो झूठे बाबा हैं, जो झूठे मौलवी हैं, जो झूठे अलग अलग धर्मों के जो झूठे ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं, लोगों को अंधविश्वास में डालते हैं, ऐसे असंख्य लोगों के लिए दरवाज़ा खुल जाता है अगर साइंस का जो प्रभाव है वो लोगों पर सही से न पड़े तो। हु आर एडवर्टाइजिंग देयर ओन पेट थ्योरीज इन सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक, वे लोग क्या करते हैं? वे जो झूठे प्रोफेट्स हैं, जो झूठे पैगंबर हैं, जो झूठे लोग हैं, जो झूठे बाबा हैं, ये लोग क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं, प्रचार करते हैं दियर ओन पेट थ्योरीज, उनकी जो अपनी पालतू थ्योरी है, उनकी जो अपनी लिखी गई जो बातें हैं, उनका वे लोग प्रचार प्रसार करते हैं। इन सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र में, एज साइंटिफिक, उसको साइंटिफिक बताकर। बात समझ रहे हैं कि आप लोग देखते होंगे कि मान लो किसी को कोई बीमारी हो गई, ठीक, आप किसी भी बीमारी का इलाज करवाने के लिए किसी बाबा के पास जाइए या किसी मौलवी के पास जाइए, या अलग अलग धर्म में जो होते हैं, उस धर्म के जो, हर एक धर्म में कोई ना कोई बाबा होता है, नाम अलग हो जाए, ठीक, तो उसमें वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर क्या होता है, जो वे आप कोई भी बीमारी लेकर के जाइए तो वो उस बीमारी का सॉल्यूशन बताएंगे ही आपको, जबकि उस बीमारी का एकमात्र सॉल्यूशन साइंस करेगा। भले वो चीरफाड़ वाली बीमारी है, लेकिन बाबा तंत्र मंत्र से उसका, या फिर कोई ऐसा चमत्कार या कुछ पूजा पाठ या वो जो भी होता है अलग अलग धर्मों में, वो करके, ठीक, वो करके आपको बताएंगे कि ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है। झूठ बोलते हैं कि ये वैज्ञानिक है, लेकिन उनकी जो पेट थ्योरीज है, उनकी जो अपनी थ्योरी है, उससे इलाज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? लोगों की मौत भी हो जाती है। साइंस इज कंटिन्यूअली टेलिंग अस, साइंस लगातार हमें बता रहा है, थ्रू दियर माउथ्स, अपने मुंह से बता रहा है, दैट कि वी आर डूम्ड, डूम्ड का मतलब होता है अपराधी। हम लोग मरणोन्मुख भी होता है, जो मरने पर हो उसे भी डूम्ड कहा जाता है। हम लोग अपराधी हैं, हम लोग मरणशील हैं, मतलब मरने के रास्ते पर हैं। अनलेस, जब तक वी गिव अप स्मोकिंग, जब तक हम स्मोकिंग न छोड़ दें, सिगरेट पीना, जो धुआं वाला जो सेवन होता है स्मोकिंग, उसे छोड़ दें। एडॉप्ट और एबॉलिश बर्थ कंट्रोल, जब तक हम लोग बर्थ कंट्रोल को, जो लोगों की जो जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो इस पृथ्वी के लिए घातक है,
ऐसा दिन आएगा जब जैसे चींटियाँ भरी पड़ी रहती हैं थोड़ी सी जगह में, वैसे ही इंसान भी भरा पड़ा रहेगा। ठीक, पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। तो इस सब चीज़ों को जब हम कंट्रोल करें, उसे अडॉप्ट करें, बर्थ कंट्रोल को हम अडॉप्ट करें, मतलब उसे ग्रहण करें या उसे ग्रहण नहीं करें। ठीक, मतलब बर्थ कंट्रोल करें, लोगों के जन्म में कंट्रोल करें, हमारे दो वाला सिद्धांत अपनाएं या नहीं अपनाएं। साइंस बार बार कह रहा है कि आप लोग ये करें, तभी आप लोग सुरक्षित हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तब तक हम लोग डूम्ड हैं, तब तक हम लोग अपराधी हैं इस प्रकृति के, इस धरती के, एंड सो फोर्थ। और इसी तरह से आगे बहुत कुछ साइंस कहता है। नाउ इट इज़ नॉट माई ऑब्जेक्ट, अब ये मेरा काम नहीं है, ये कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं जो ये मेरा काम नहीं है टू सपोर्ट एनी साइंटिफिक थ्योरी, कि मैं किसी साइंटिफिक थ्योरी का सपोर्ट करूं। कोई साइंटिफिक थ्योरी है, कोई ऐसी बात जो साइंस ने प्रूव किया है, वो मैं उसका सपोर्ट करूं, ये मेरा काम नहीं है। बट मेयरली, लेकिन खास करके केवल द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, लेकिन मेरा काम है, मैं चाहता हूँ, मैं नहीं, मतलब ये लेखक कह रहे हैं कि केवल साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसको बढ़ावा मिले, इसके पक्ष में मैं हूँ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंड पॉइंट, उस स्टैंड पॉइंट का, दैट स्टैंड पॉइंट, उस स्टैंड पॉइंट का जो विशेषता है वो क्या है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले रूप में अगर हम देखें, इट अटेम्प्ट्स टू बी ट्रूथफुल एंड देयरफॉर इम्पार्शियल, ये कहता है कि आप सच्चे बने और निष्पक्ष बने, किसी के पक्ष में न रहें। यही तो साइंटिफिक दृष्टिकोण है, यही तो साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट है कि आप सच्चे बने, आप किसी के पक्ष में न रहें। आपके नज़र में सब एक समान होना चाहिए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पेड़ पौधा है, जिसमें जान है वो भी, जिसमें जान नहीं है वो भी, वो सब आपके नज़र में एक समान रहना चाहिए। ये नहीं कि वो इंसान है तो उसके साथ अलग व्यवहार करो, वो जानवर है तो उसके साथ अलग व्यवहार करो, पक्षी के साथ अलग व्यवहार। ये साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये साइंटिफिक नज़रिया नहीं है मेरे दोस्त। ये इससे निकलो, ठीक है, सच्चे बनो और निष्पक्ष बनो, यही तो साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट है। एंड इट कैरीज इम्पार्शियलिटी अ ग्रेट डील फर्दर देन डज द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या करता है, किसी भी नज़रिए का जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कानूनी नज़रिया होता है, ठीक, वही ये है, मतलब निष्पक्ष होना ही तो कानूनी नज़रिया है। जिस तरह से कानून के नज़र में कोई गरीब अमीर सब एक समान है, ऊंच नीच एक समान है, इंसान जानवर एक समान है। आप किसी जानवर को मार दीजिए, देख लीजिए, आप देखे होंगे सबसे बड़ा केस जो जैसे सलमान खान ने एक काला हिरन को मार दिया था, तो कितनी परेशानी, अभी तक उन पर केस चल रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कानून के नज़र में जिस तरह से इंसान और जानवर एक समान है, आप जानवर को भी मार नहीं सकते, उसी तरह से आपके नज़र में भी वो सब एक समान होना चाहिए। यही साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट है। ये नहीं कि कोई जानवर है तो उसे लात मार दिया, पत्थर मार दिया। क्यों? आपकी नज़र में वो जानवर नहीं, आपकी नज़र में जिस तरह से इंसान हो, आप इंसान के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार पृथ्वी पर उपस्थित हर एक पदार्थ के साथ, हर एक चीज़ के साथ आपको करना चाहिए। एक गुड जज, जो एक अच्छा जज होता है, जो एक अच्छा न्यायाधीश होता है, विल ट्राई टू बी इम्पार्शियल, वे हमेशा प्रयास करते हैं निष्पक्ष होने का। बिटवीन मिस्टर जॉन स्मिथ एंड मिस्टर चैंग सिंह, दो व्यक्ति, अलग अलग धर्म के व्यक्ति हैं, लेकिन जो न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, वो इस दोनों व्यक्ति के बीच निष्पक्ष रहता है। उसके नज़र में न ये इम्पोर्टेंट है न ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है कि दोनों को न्याय मिले, जिसको न्याय चाहिए उसको न्याय मिले। ये जो जज होता है, अच्छा जज, वो किसी के पक्ष में नहीं रहता। उसी तरह ए गुड साइंटिस्ट विल बी इम्पार्शियल, उसी तरह एक अच्छा साइंटिस्ट भी निष्पक्ष रहेगा। बिटवीन मिस्टर स्मिथ, एक इंसान, ए टेप वॉर्म, एक केंचुआ, जो चाली होता है, चाली हम लोग बोलते हैं, केंचुआ भी होता है। आप सर्च कीजिएगा थोड़ा, टेप वॉर्म, वो लंबा लंबा वो कीड़ा की तरह होता है जो ज़मीन के अंदर में रहता है, टेप वॉर्म, ठीक है, वो उसके बीच में। एंड द सोलर सिस्टम, और ये जो सौर मंडल है, ये जो सौर मंडल है, जो पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूर्य हैं, चांद हैं, तारे हैं,
इसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। इन सब चीज़ों में मतलब एक व्यक्ति साइंस, देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को, मिस्टर स्मिथ, एक कीड़ा और ये पूरा ब्रह्मांड, इन तीनों में एक साइंटिस्ट के लिए इस तीनों में कोई अंतर नहीं है। बात गौर से सुनिएगा थोड़ा। उसी तरह आपकी नज़र में भी सब एक समान होना चाहिए, ठीक, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो निर्जीव पदार्थ हो, ब्रह्मांड हो। ही विल लीव बिहाइंड हिम हिज नेचुरल रिपल्सन ऑफ द टेप वर्म। टेप वर्म को देख करके, चाली को देख करके, किसी कीड़े को देख करके जो एक नेचुरल रिपल्सन होता है, ये जो एक प्राकृतिक जो घृणा उत्पन्न होती है मन में, वो उस घृणा को पीछे छोड़ देगा। साइंटिस्ट के नज़र में टेप वर्म कोई घृणा करने वाली चीज़ नहीं है। आपके सामने अगर कोई कीड़ा आ जाता है या कोई ऐसी गंदी चीज़ आ जाती है तो आप घृणा करने लगते हैं, आप उछल के भाग जाते हैं, वहाँ से कूद जाते हैं, ठीक। लेकिन एक साइंटिस्ट के नज़र में वो टेप वर्म, एक इंसान और वो पूरा ब्रह्मांड, उस तीनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक पढ़ा करके 3 पैराग्राफ तक पढ़ा करके छोड़ देंगे और अगले वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। आप सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाइएगा। चलिए, विच वो जो घृणा छोड़ देते हैं, विच वुड लीड हिम टू थ्रो इट अवे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इट एज केयरफुली एज अ स्टैच्यू और अ सिम्फनी। जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी मूर्ति के बारे में पढ़ाई करता है या किसी सिम्फनी, किसी स्वर से संबंधित लोग किसी गीत को जिस प्यार से सुनते हैं, किसी स्टैच्यू, किसी मूर्ति के बारे में जिस प्यार से लोग जितने लगन लेकर के पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसी लगन से कोई साइंटिस्ट उसको फेंकता नहीं है, टू थ्रो, उसे फेंकता नहीं है, वो उस पर स्टडी करता है, पढ़ता है, उसके बारे में समझता है, जानता है। एंड हिज ऑव, ठीक है, ऑव का मतलब होता है डर, और उसका जो डर है फॉर द सोलर सिस्टम को लेकर के जो उनके मन में, जो साइंटिस्ट के मन में जो जिज्ञासा है, विच लेड हिज प्रीडिसेसर्स आइदर टू वर्शिप इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, विच लेड हिज प्रीडिसेसर्स का मतलब होता है पूर्वज, आइदर टू वर्शिप इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, और कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है घटक, जो संघटक होता है वो, और एटलीस्ट और रिगार्ड देम एज इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है गूढ़, रहस्यमय, ठीक। रिगार्ड देम एज इंस्क्रूटेबल सर्वेंट्स ऑफ द अलमाइटी, टू एक्साल्टेड फॉर ह्यूमन कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ बूझ, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को। विच लेड हिज प्रीडिसेसर्स आइदर टू वर्शिप इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, जो उन्हें बताता है, आगे ले जाता है, लेड हिज प्रीडिसेसर्स, उनके जो पूर्वज थे, जो साइंटिस्ट के जो पूर्वज होते हैं, आइदर टू वर्शिप इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, जो सोलर सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट्स की पूजा करते हैं। हम लोग पूजा करते हैं ना, बुध की, शुक्र की, बृहस्पति की, शनि की, इसकी अरुण देवता, वरुण देवता, जो भी है, जो भी सोलर सिस्टम में है, या फिर पृथ्वी पर ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, उनके उस पर, और एटलीस्ट टू रिगार्ड देम एज इंस्क्रूटेबल सर्वेंट्स, और कम से कम उसे इंस्क्रूटेबल सर्वेंट्स, उस वे जो भगवान है, वो जो अलमाइटी है, जो सर्वशक्तिमान भगवान है, उसके इंस्क्रूटेबल रहस्यमय नौकर के रूप में उसको माने, उस सोलर सिस्टम को माने। टू एक्साल्टेड, बहुत ज़्यादा उच्च, बहुत ज़्यादा ऊंचा, बहुत ज़्यादा उन्नत। एक्साल्टेड का मतलब होता है ह्यूमन कंप्रीहेंशन, किसी इंसान के समझ से बहुत ज़्यादा ऊपर है ये चीज़, बहुत ज़्यादा ऊपर है, किसी इंसान के समझ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर है कि वो भगवान की पूजा जो करता है, वो भगवान का नौकर किसे समझता है? वो भगवान का नौकर समझता है सोलर सिस्टम में जो चीज़ें आती है उसको। आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो सोलर सिस्टम में तो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं मानते हैं कि ये सब भगवान के नौकर हैं। वो साइंटिस्ट जो होता है वो इस बात को नहीं मानता है। हम आप मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानिए, लेकिन एक साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानता है। उसके लिए वो सब चीज़ें रिसर्च करने के लिए, अच्छा पृथ्वी है,
हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी ये है, पृथ्वी हमारी हमारी जो भी मानते हैं, मानना देखिए, मैं किसी के भावनाओं को मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जो सच्चाई है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग धरती को माता मानते हैं, उस तरह से साइंटिस्ट नहीं सोचता है। साइंटिस्ट के लिए पृथ्वी एक रिसर्च करने वाली चीज़ है और वे लोग लगातार रिसर्च कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि पृथ्वी के अंदर से भी खोद करके वो लोहा और कई तरह के खनिज धातुएं निकालते हैं और बहुत सारी रिसर्च करते रहते। अभी तो साइंटिस्ट दूसरे ग्रह पर भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए चांद जो है वो पूजा करने की चीज़ है। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए चांद जो है वो पूजा करने की चीज़ नहीं है। तो एक साइंटिस्ट के लिए चांद कोई भगवान का नौकर या चांद कोई भगवान नहीं है, वो रिसर्च करने का चीज़ है और वे लोग वहाँ पर जाकर के रिसर्च भी कर रहे हैं। सूर्य को हम लोग भगवान मानते हैं, तो उन साइंटिस्ट के लिए सूर्य कोई भगवान नहीं है। उनके लिए सूर्य जो है वो एक रिसर्च करने की चीज़ है। वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये सूर्य कैसे बना, उस पर भी जीवन हो सकता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा वे लोग कर रहे हैं, ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर जाकर के, अलग अलग चीज़ों पर जाकर के। ठीक है, तो कैसा आपको समझ में अगर अच्छे से आया तो कमेंट करके बताइए और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत सारा वीडियो बना हुआ है वो भी देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बताइए कैसा लगा। बाय।